properties of matter. Properties of matter. बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे और कई सारे पार्ट्स। सो देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग इलास्टिसिटी। नाउ बेटे, व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखिए बेटे, हर एक मटेरियल में एक ना एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज है मटेरियल की। जैसे कि बेटे उसकी डेंसिटी, उसका कलर, ठीक है बेटे, ये सारी उसका लस्चर, ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे ही इलास्टिसिटी भी बेटा दिस इज वन प्रॉपर्टी। इसमें जो सबसे पहली टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलास्टिसिटी, वी विल बी स्टडिंग। सो इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नाउ ये क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये क्या अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग इलास्टिसिटी पाई गई है। अब हम इलास्टिसिटी बोले जा रहे हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? ऐसा है बेटे, अगर मैं आपको सिंपली एक बार ले लूं आयरन की, सपोज आई टेक आयरन बार, और मैं इसको इलोंगेट करना चाह रहा हूं, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। सबसे पहले इलास्टिसिटी समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए डिफॉर्मिंग फोर्स, कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है बेटे। देखिए, जब हमने एक ऐसी बार ले ली, इस तरह की बार ले ली, और इसको दोनों साइड से फोर्स लगाया, अगर मैं इस साइड फोर्स ज्यादा कर दूं और इस साइड फोर्स कम कर दूं, फिर तो ये बार चलने लग पड़ेगी बेटा ऐसे। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड सेम फोर्स लगाता हूं। अब इस फोर्स के कारण कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इस फोर्स के कारण कोई ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस फोर्स के कारण होगा क्या फिर? What is going to happen because of this particular force? बेटा, इस फोर्स के कारण अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी फोर्स लगा दी तो इस मटेरियल में खिंचाव पैदा हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस मटेरियल की, ये मटेरियल खिंच जाएगा बेटे। तो अब देखिए, ये मटेरियल सपोज कीजिए जब आपने इसको खींचा तो ये ऐसे बेटा खिंच जाएगा। सपोजिंग इसकी थिकनेस वाज सपोज टू बी नेग्लिजिबल, मतलब जो इसका डायामीटर था वाज सपोज टू बी नेग्लिजिबल, तो क्या होगा, इसका खिंचाव होएगा और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो दिस मेंबर इज अंडर द एक्शन ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी में डिफॉर्मेशन कॉज करती है बेटे। डिफॉर्मिंग फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो ट्रांसलेशन करवाए, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं कहते। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि बॉडी को क्या करती है, डिफॉर्म कर देती है, या तो खींच देती है या कंप्रेस कर देती है। अब इसी फोर्स को, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम कहते हैं, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो ये मेंबर है इसको हम कहते हैं द मेंबर इज इन टेंशन, द मेंबर इज इन टेंशन, the member is in tension. अब बेटा सेम फोर्स आई कुड हैव अप्लाइड लाइक दिस, यही मेरे पास कोई मेंबर था, मेंबर मतलब मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, और इसको मैंने क्या करा, दोनों साइड से एफ फोर्स ऐसे लगा दी, तो क्या हो जाएगा बेटे, अगर ये फोर्स सफिशिएंट है तो ये क्या करेगी, इट विल कंप्रेस दिस। सो दिस इज सेट, द मेंबर इज अंडर कंप्रेशन। हियर इन दिस केस द मेंबर इज अंडर कंप्रेशन, दबाव में है ये मेंबर, ये टेंशन में था। नाउ डिफॉर्मेशन जब होती है तो बेटा देखिए, हर एक चीज आपको पता है एटम से बनी हुई है, और अंदर एटम्स के बीच में देयर इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स जो है उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब आपने किसी चीज को डिफॉर्म किया तो आपने जो एटम्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स थी उसके अगेंस्ट काम किया। आप जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दीजिए, थोड़ी सी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा दीजिए, तो मेंबर अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। मेंबर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, द सब्सटेंस रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे ही आपने फोर्स हटाई, डिफॉर्मिंग ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द मेंबर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, चाहे वो कंप्रेस हुआ हो चाहे वो अंडर टेंशन हो, इन बोथ द सिचुएशंस इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप।
अब बेटा ये देखिए, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग लोड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है बेटे, सो इलास्टिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आफ्टर द रिमूवल of deforming force, after the removal of deforming force, the substance tends to regain its original shape. This property is called elasticity, and इसको हम कहते हैं elastic behavior of the material. This is what we call as the elastic behavior of the material. Now देखिए बेटा, ये हमने डिफॉर्मिंग फोर्स डिफाइन की, इलास्टिसिटी डिफाइन की। अब देखिए हम फर्दर इसमें बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड प्लास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल। नाउ देखिए बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस दुनिया का इलास्टिक है। एवरी सब्सटेंस इज इलास्टिक। जो मर्जी सब्सटेंस आप सपोज कीजिए, एवरी मटेरियल, इवन ए स्टील रॉड इज इलास्टिक इन नेचर। हमारे मन में कई बार ये होता है कि रबड़ इज मोर इलास्टिक। ठीक है बेटे, तो रबड़ जो है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे रबड़ और स्टील में से कौन ज्यादा इलास्टिक होता है। थोड़ा सा पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ बेटे, स्ट्रेस की बात जब हम करते हैं तो स्ट्रेस क्या है? ऐसा है बेटे, जब मैंने एक चीज को डिफॉर्म किया, मैंने एक चीज को खींच दिया, फोर्स लगा दी, इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, अब होगा क्या? ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगी बेटा? ये डिफॉर्मिंग फोर्स चीज को खींच देगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बेटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके वो क्या हो रहे हैं? इलांगेट हो रहे हैं। मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो क्या हो रहा है? दूर हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। सो दे हैव ए टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। वो अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं। सो दे हैव ए रेजिस्टिव फोर्स, मतलब पूरे मेंबर में एक रेजिस्टिव फोर्स सेटअप हो जाती है। वो रेजिस्टिव फोर्स क्या चाहती है? वो चाहती है कि ये मेंबर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। अब बेटे हम स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं कहते। वी नेवर कॉल दिस, बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेटा स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है बेटे, सो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। ये जो है ये लीनियर स्ट्रेस की बात हो रही है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर स्ट्रेस। स्ट्रेस कई किस्म के हो सकते हैं बेटे, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस किस्म के स्ट्रेस हो सकते हैं। लेकिन ये लीनियर स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि ये इलांगेशन या कंप्रेशन कॉज हो रही है, अलोंग द लाइन हो रही है बेटे। नाउ देखिए, अगर हम बात करें बेटा स्ट्रेन की, स्ट्रेन, अरे भाई आप लोग बेटा बहुत पढ़ते हैं, स्ट्रेस में आप लोग, बहुत बुरी हालत है आपकी, यू आर स्ट्रेच्ड। ठीक है बेटे, द वर्ड स्ट्रेच्ड लीड्स टू स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। क्यों? डायमेंशन वो तो रही नहीं। अरे ये इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ एल थी, इसको खींच दिया गया, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हो गया। सो स्ट्रेन क्या हो गया बेटा? चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। किसकी वजह से आया ये?
स्ट्रेस की वजह से, इसका मतलब क्या है बेटे, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लिंक्ड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन आएगा। आप बेटे पढ़ोगे ज्यादा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन भी होगा आपके अंदर, चेंजेस आने लग जाएंगे, सब्जेक्ट आने लग जाएगा आपको। तो उसी तरह से अगर हमने इस मेंबर को स्ट्रेस किया तो उसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, और वो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं बेटा यूनिट्स की। एसआई यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटे, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर ये सेम आ गई एज प्रेशर, यूनिट्स कैसी आ गई, सेम एज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा यहां पे तो आप कह रहे हो चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये क्या है, यूनिट यूनिट काट जाएगी। अगर मान लो लेंथ बढ़ रही थी तो यहाँ पे भी मीटर आ जाएगी यूनिट, और ये भी मीटर, तो ये क्या होगा, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, देयर इज नो यूनिट फॉर स्ट्रेन, देयर इज नो यूनिट फॉर स्ट्रेन। अब आप देख लिया बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने डिस्कस किया। नाउ बेटा देखिए, स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड into three categories, strain can be classified into three categories. Now we will be discussing those three particular categories. अब हम उनको डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन किस किस कैटेगरी में है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग हुक्स लॉ, वी विल बी डिस्कसिंग हुक्स लॉ, एंड वी विल बी स्टडिंग द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स। देखो बेटा इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आई टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल। बेटे देखिए मेरे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, और इस रॉड का लेंथ लेट से एल है। आपने इस पे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज कीजिए ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझेंगे बेटा, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपने स्पेसिमन लिया है, किस तरह का स्पेसिमन आपने लिया है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा। नाउ आपने फोर्स F लगा दी बेटे दोनों साइड से। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ गई बेटा। सपोज द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, सपोज द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। ये हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन। अब बेटा स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा, सिग्मा टी। क्यों यहाँ पे सिग्मा टी क्यों लिख रहा हूं, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो सिग्मा टी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ बाय ए। एंड नाउ if I say what is the strain, tensile strain, tensile strain is equal to change in length बटा original length, tensile strain is equal to change in length over original length. Now बेटे देखिए अगर आप एक स्पेसिमन को खींच रहे हैं, आप एक स्पेसिमन को लोड लगा रहे हैं उस पे, तो क्या होगा, what all will happen we will discuss now. We will discuss elastic as well as plastic behavior. देखिए बेटा एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हम लोग स्टडी करेंगे। एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम लोग विल बी डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर कर्व दैट इज बेस्ड अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ ऐसा है बेटे, अब हम ग्रेजुअली लोड इंक्रीज कर रहे हैं, लोड यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को, वी आर इंक्रीजिंग दिस डिफॉर्मिंग फोर्स ग्रेजुअली। तो इंक्रीज कर रहे हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स को ग्रेजुअली। तो मतलब क्या कह रहे हैं आप कि आप ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग दिस अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो बेटा ये खींचेगा, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो अगर स्ट्रेस जीरो था तो स्ट्रेन भी इनिशियली जीरो था, आपने स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया, स्ट्रेन भी बढ़ना शुरू हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद बेटा कुछ ऐसा हो जाता है ग्राफ। नाउ विल डिस्कस यहां तक बेटा, ये लिमिट तक जहां तक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ग्राफ, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट।
दिस वी कॉल एज प्रोपोर्शनल लिमिट। नाउ यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, ठीक है बेटे। इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट जो यहां पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड समथिंग वी कॉल एज फ्रैक्चर। नाउ देखिए बेटा हो क्या रहा है, अगर आपको स्टडी कीजिए। देखिए ऐसा है, अगर मैं इसको खींचे जा रहा हूं तो एक लिमिट तक मैं ये देख सकता हूं कि एक पर्टिकुलर लोड वैल्यू तक अगर मैं इसको उतना लोड लगा दिया, सपोज कीजिए 40 न्यूटन या 50 न्यूटन तक लोड लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स 40 से 50 न्यूटन थी और आपने उसको 40-50 न्यूटन तक पहुंचा दिया। अगर आप तब इसको छोड़ देते हैं, वापस लोड हटाना बंद कर देते हैं, तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन किसी आदमी ने इसको 100 न्यूटन तक लोड लगा दिया, 100 न्यूटन कर दिया, और फिर आप फोर्स देते हैं, तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर वो रिगेन नहीं करता अपनी ओरिजिनल शेप, क्या क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो डिफॉर्म हो गया परमानेंटली चीज खराब होगी, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगी, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकता। देन द ओरिजिनल शेप कैन नॉट बी रिगेन्ड। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड द प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर वो है जिस वैल्यू तक, जिस फोर्स की वैल्यू तक, जिस लोड तक क्या है बेटा, चीज लोड हटाने पर अपनी शेप रिगेन कर सकती है। लेकिन अगर आपने बियॉन्ड दैट लिमिट आपने लोड लगा दिया, फोर्स लगा दी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द बॉडी, द ऑब्जेक्ट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकती, वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकती, ठीक है बेटे। तो उस बिहेवियर को कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। नाउ बेस्ड अपॉन दिस प्लास्टिक एंड इलास्टिक बिहेवियर, देयर वाज ए लॉ दैट वाज फाउंड बाय ए इंजीनियर हुक्स ने एक लॉ निकाला था। अब मैं आपके साथ वो डिस्कशन करूंगा और साथ में डिस्कस करूंगा इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स आइडियली प्लास्टिक होते हैं, कुछ मटेरियल्स आइडियली इलास्टिक होते हैं। कुछ मटेरियल आइडियल इलास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं उन्हें हम, और कुछ मटेरियल्स को हम लोग आइडियल प्लास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं। There are these two categories of materials. One is ideal elastic materials and second is ideal plastic materials. ये दो तरह के materials possibility हैं. There are these two types of possibilities of materials. अब देखिए बेटा, ideal elastic material वो हैं जिनको की जो एकदम अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेते हैं, टोटली अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेते हैं। और आइडियल प्लास्टिक मटेरियल वो हैं जो कि बिल्कुल हल्की सी फोर्स से ही, जो कि बिल्कुल हल्की ही फोर्स पर डिफॉर्म हो जाते हैं और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। बेटे ऐसे कोई एग्जांपल, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्वार्ट्ज को नियर आइडियल इलास्टिक मटेरियल माना गया। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, अगर बेटा आप उस पर फोर्स लगाएंगे और लार्ज फोर्स भी लगाएंगे और फिर उस फोर्स को हटा देंगे, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, देन यू विल फाइंड दैट इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। लेकिन अगर आप आइडियल प्लास्टिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो बेटा देखिए, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल्स वो है जिन पे थोड़ा सा लोड आया नहीं एंड दे गेट डिफॉर्म्ड। वैक्स शोज नियर अबाउट आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर। वैक्स का बिहेवियर ऐसा ही है, जरा सा लोड आया नहीं, वैक्स ने डिफॉर्म हो जाना बेटा, अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा आइडियल प्लास्टिक, आइडियल इलास्टिक एंड आइडियल प्लास्टिक मटेरियल्स। अब देखिए बेटा, नाउ ये हमने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, स्ट्रेन भी बढ़ रहा था, और यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या हुआ, जैसे जैसे जितना स्ट्रेस बढ़ाया उसी के प्रोपोर्शनेट स्ट्रेन बढ़ गया, और उसके बाद
क्या हुआ, एक यील्ड पॉइंट आया, यील्ड पॉइंट, या इसको कई बार हम लोग इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, वी कॉल दिस एज इलास्टिक लिमिट आल्सो। यानी कि यहां के बाद यील्डिंग स्टार्ट हो गई, मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो गई, यहां तक तो फिर भी इलास्टिक बिहेवियर है, लेकिन इस यानी कि इतना रीजन जो है इट इज कवर्ड अंडर इलास्टिक रीजन, दिस, यहां तक इलास्टिक रीजन रहता है, और इसके बाद वाला रीजन, ये जितना सारा रीजन है, दिस इज प्लास्टिक रीजन। नाउ हुक्स, जो इंजीनियर था हुक, उसने ये पाया कि जब तक मटेरियल के इलास्टिक रीजन में आप देख रहे हैं, तो उस रीजन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। अब अगर आप लीनियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं बेटा, सो सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये रेशियो कैसी है बेटा, फिक्स्ड है, टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट। सो देखो बेटा, ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। Young's modulus of elasticity is tensile stress by tensile strain. Now, ये हर एक मटेरियल के लिए Young's modulus of elasticity फिक्स्ड है, हर एक मटेरियल के लिए Young's modulus of elasticity फिक्स्ड है बेटे, ठीक है। अब देखिए, ये लॉ सिर्फ इस रीजन में वैलिड है जब तक उसका इलास्टिक बिहेवियर है। एक बार यील्डिंग स्टार्ट हो गई, यील्डिंग मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसके बाद क्या आप देखते हैं, यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ग्राफ, यहां पे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जरक सा स्ट्रेस बढ़ाया नहीं, स्पेसिमन बहुत ज्यादा खिंच गया, स्पेसिमन बहुत ज्यादा खिंच गया, यानी कि देयर इज ए लार्ज चेंज इन लेंथ फॉर ए वेरी स्मॉल स्ट्रेस वैल्यू। बहुत छोटी सी स्ट्रेस वैल्यू के लिए बहुत लार्ज चेंज आता है स्ट्रेन में, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक आदमी की रोटी खाने की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते ही हद हो गई। अरे किसकी हद हुई, स्ट्रेस की हद हो गई, इसको और ना सताओ, स्पेसिमन टूटने वाला है, स्पेसिमन टूट जाएगा। इतना स्ट्रेस पहुंचते पहुंचते, इस लोड वैल्यू को पहुंचते पहुंचते, आप देखिए इस पे हाईएस्ट स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट लोडिंग है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पॉइंट के बाद अगर आप स्पेसिमन पे लोड हटाना बंद भी कर दो, लोड लगाना बंद कर दो, क्या हो जाएगा, स्पेसिमन खुद ब खुद टूट जाएगा। खींचते खींचते इतना खिंच गए कि टूट गए, खींचते खींचते इतना खिंच गए कि टूट गए, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या हो गया, अल्टीमेट लोडिंग हो गई, अल्टीमेट भाई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो ये क्या है, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अब देखिए बेटा, ये हमने यंग्स मॉडुलस डिस्कस किया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। नाउ देखिए बेटा, अब मैंने आपसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पुट अप किया था कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबड़ बैंड या स्टील, रबड़ और स्टील, विच आउट ऑफ द टू इज मोर इलास्टिक। कॉमन जो हमारे में मिसकंसेप्शन है कि रबड़ इज मोर इलास्टिक। अरे भाई, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मटेरियल बिहेवियर, मटेरियल का कांस्टेंट है, मटेरियल का कांस्टेंट है। क्यों, अगर आप 10 तरह के मटेरियल को लोडिंग देते हो तो उनके ग्राफ अलग अलग किस्म के आते हैं। यंग्स मॉडुलस है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, वो जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी भी बनाया था उसकी स्लोप है, जिस कर्व की स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा, ठीक है बेटे। तो अब देखिए, अब आप
स्टील के लिए अगर स्टील को आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। स्टील को खींचने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। और रबड़ को खींचने के लिए एक बच्चा भी खींच देता है। रबड़ क्या है? बहुत कम लोड चाहिए उसे फॉर टू कॉज द डिफॉर्मेशन, बहुत कम लोड चाहिए। तो इसलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी उसका इसका मतलब कम है। तो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील is greater than Young's modulus for rubber, so hence we conclude that steel is more elastic than rubber. Steel इसलिए ही ज्यादा इलास्टिक होता है किससे? रबड़ से। ये क्लियर हुआ बेटा? सो देखिए, this is what we have talked about Young's modulus. अब Young's modulus of elasticity की यूनिट्स क्या होंगी बेटे? Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity has the same units as that of stress. क्यों बेटे? स्ट्रेन तो यूनिटलेस है और स्ट्रेस जो है उसकी जो यूनिट होंगी वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ बेटे नेक्स्ट we will be discussing shear stress and shear strain. Now next we will be discussing shear stress and shear strain. Now अभी हमने लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन डिस्कस किया। Now we will be discussing shear stress and shear strain. बेटे कई जगहों पर टेंजेंशियल लोडिंग होती है, कई जगहों पर टेंजेंशियल लोडिंग होती है। अगर सपोज कीजिए मैं एक किताब ले लूं, मैं एक किताब ले लूं, मैं एक किताब ले लूं, ठीक है बेटे? मैं एक किताब ले रहा हूं, मैं एक रजिस्टर ले रहा हूं, मैं एक रजिस्टर ले रहा हूं और ये रहा मेरे हाथ में एक रजिस्टर। ये देखिए बेटा, ये अब इसको मैंने एक साइड से ऐसे होल्ड कर रखा है और दूसरी ये साइड है। मैंने इसको ऐसे फोर्स लगा दी, देख रहे हैं बेटा? ऐसे फोर्स लगाई, देखिए। अगर मैं इसको ऐसे खींचता तो शायद इसकी लेंथ बढ़ती, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं फोर्स लगाई। मैंने फोर्स कैसे लगाई? इस सरफेस के पैरेलल। ये देखिए क्या हुआ, एक के ऊपर एक किताब के लेयर्स, यानी यहां तो पेजेस हैं, स्लाइड कर गए बेटा। इसको कहते हैं शेयरिंग एक्शन। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग एक्शन। क्या किया मैंने? इसको नीचे वाले हाथ को फिक्स रखा, ऊपर वाले को इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगा दी और क्या हो गया? ये डिफॉर्मेशन हो गई, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए। इस टेंजेंशियल लोडिंग, क्यों? आपने इसके टेंजेंशियल लोडिंग की है, इसके सरफेस के पैरेलल लोडिंग की है। तो अब देखिए ये जो लोडिंग है ये शेयरिंग एक्शन कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग एक्शन। अब बेटा देखिए मेरे पास सपोज कीजिए ये इस तरह का कोई सब्सटेंस था, कोई मेंबर था, इंजीनियरिंग मेंबर था, और मैंने इसको क्या किया कि बेटा एक साइड तो इसकी कर दी फिक्स और इस पे लोडिंग इस तरह से कर दी। ये कौन सी फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। तो इसको मैं बोलूंगा FTA। FTA इसका रिएक्शन और इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाएगा। होगा क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस विल गेट डिफॉर्म्ड लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगी ये। इस तरह से ये डिफॉर्म हो गई बेटे। नाउ शेयरिंग एरिया कौन सा हुआ? बेटा देखो जैसे ये हमने किताब देखी थी तो जो उसका एरिया था वो उसके अलोंग शेयरिंग हो रही थी। तो ये जो है ये वाला एरिया, दिस इज द शेयरिंग एरिया। ये शेयरिंग एरिया है जिसके अलोंग शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस। नाउ देखिए बेटा ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ शेयर। ये दोनों साइड सेम होगा। लेट अस से दैट इज एंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सपोज दैट the length of this was L. Suppose that the length was L.
ठीक है बेटे। तो अब देखिए, नाउ shear stress, shear stress is denoted by tau. Tau is equal to the tangential force upon the shearing area A. Tau is equal to the tangential force upon the shearing area A. So tau जो है वो tangential force upon shearing area A हो गया। ठीक है बेटे, जो shear strain है that is theta, that is angle of shear, that is angle of shear, कितना shearing हो गया, कितना shear strain develop हुआ, that is angle theta। अब देखिए बेटा, अगर सपोज ये x ऐसे खिसक गया, देन shear strain देखिए tan theta is equal to theta is equal to perpendicular upon base, that is x by L, that is equal to x by L। Now shear stress is directly proportional to shear strain। कब तक? प्लास्टिक लिमिट तक, जब तक क्या हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो shear stress है that is directly proportional to shear strain। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, that tau is directly proportional to shear strain theta, tau is directly proportional to shear strain theta। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशो है टाउ और थीटा की वो क्या है, फिक्स्ड, उसको कहते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ईटा को क्या कह रहे हैं हम लोग, ईटा इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा इज इक्वल टू shear stress by shear strain, tau by theta, that is equal to shear stress by shear strain, tau by theta। tau किसके बराबर है बेटे, टेंजेंशियल फोर्स FTA, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया x by L। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। Now next that we will be discussing is volumetric stress. Next we will be discussing is volumetric stress and volumetric strain। नाउ बेटे देखिए, अभी हमने एरिया में स्ट्रेस पढ़ा, सरफेस स्ट्रेस पढ़ा, लीनियर मतलब लाइन स्ट्रेस, लाइन स्ट्रेस को हम लोग वन डायमेंशनल स्ट्रेस कहते हैं, शेयर स्ट्रेस को हम लोग टू डायमेंशनल स्ट्रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया में क्रिएट होता है। और तीसरे तरह का स्ट्रेस जो है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। वी कॉल दैट स्ट्रेस एज थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस आल्सो, उसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर मेरे पास बेटे इस तरह का कोई क्यूबिकल मेंबर है, इस तरह का कोई सॉलिड मेंबर है, मैं बेटा क्या करता हूं, इस पे ऐसे फोर्स लगा देता हूं, ऐसे फोर्स लगा देता हूं, और इस पे इस फेस पे भी फोर्स लगा देता हूं। अब ये क्या करेगा, ये बेटे इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देगी, ये फोर्सेस सारी मिलकर के, दे विल बी डिफॉर्मिंग सच फोर्सेस। ठीक है बेटे, और ये डिफॉर्मेशन इस तरह से कॉज हो जाएगी। अब देखिए ये डिफॉर्मेशन इस तरह से कॉज हो गई, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पड़ जाएगा छोटा। तो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ डेल्टा वी। ये किसके कारण हुआ, क्योंकि आपने फोर्स एफ लगाई, आपने फोर्स एफ लगाई, और किस, ये क्यूब के इन एरियाज पे। ठीक है बेटे, तो देखिए डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड volumetric strain। Now what is volumetric stress? Volumetric stress is equal to force per unit area,
किस एरिया पर फोर्स लगाई। अब कई बारी हम इसको क्या ले लेते हैं, वी समटाइम्स टेक दिस एज प्रेशर आल्सो। अगर आप इसको किसी सॉलिड कंपोनेंट को प्रेशर लगाएंगे उसके फेसेस पे या किसी हाई प्रेशर जगह पे रख देंगे, तब भी उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है, तो इसलिए कई बार हम इसको प्रेशर से भी नोट कर लेते हैं। नाउ बेटा देखिए, टिल द इलास्टिक लिमिट the sigma volumetric stress is directly proportional to the volumetric strain. Volumetric stress is directly proportional to volumetric strain. Now, the ratio of volumetric stress to volumetric strain is called as bulk modulus of elasticity and it is denoted by K. K is called bulk modulus of elasticity. It is the ratio of volumetric stress to volumetric strain. आप देखिए यूनिट्स वही आएंगी जो shear जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की थी, जो यंग्स मॉडुलस की थी। ठीक है बेटे, तो ये हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा। पॉइजन्स रेशियो, बेटे देखिए एक पॉइजन रेशियो है, ठीक है बेटे। नाउ अगर हमारे पास कोई भी हमने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, कोई इंजीनियरिंग मेंबर ले रखा है जिसको डिफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। नाउ बेटे देखिए, अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मेंबर लेते हैं जिसकी की लेंथ L है और जिसका डायमीटर इनिशियली D है बेटा, डायमीटर इनिशियली इज D। अब आपने इस पर फोर्स F लगा दी, होगा क्या, इट विल गेट स्ट्रेच्ड एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर, डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा बेटे। आप इसको खींच रहे हैं, लेंथ बढ़ जाएगी एंड व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर विल डिक्रीज। सो let's suppose that the decrease in diameter is delta D and the increase in length is delta L. So इसका मतलब क्या हुआ, दो स्ट्रेन आए, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्ट्रेन आए। ठीक है बेटे, अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक को कहेंगे जो डायमेट्रिकल स्ट्रेन आया, जो डायमीटर में स्ट्रेन आया उसको कहते हैं डायमेट्रिकल स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन, दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज lateral strain. Lateral strain is equal to change in diameter upon original diameter, that is delta D by D. And what is linear strain? Linear strain, you know, that is change in length over original length. बेटे पॉइजन रेशियो जिसको हम कई बार इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू, या कई बार इसको एन से भी डिनोट कर देते हैं। पॉइजन रेशियो जो है ये बेसिकली एक रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज lateral strain, it is the ratio of lateral strain to linear strain. इस रेशियो को हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज पॉइजन रेशियो। नाउ लैटरल स्ट्रेन इज डेल्टा D by D and linear strain is delta L by L. सो पॉइजन रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, ये भी यूनिटलेस है और ये भी यूनिटलेस है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो यूनिट्स फॉर द Poisson's ratio, that is delta D by D upon that is lateral strain by linear strain. Now बेटे ये हमने डिस्कस करी Poisson's ratio। Now if the Poisson ratio is 0, suppose Poisson ratio is 0, that means the lateral strain is 0, lateral strain negligible है। तो अगर आप सिर्फ
लीनियर स्ट्रेन को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि जो डायमीटर है वो नेग्लिजिबल है, वो चेंज होता भी है तो नेग्लिजिबल अमाउंट से चेंज होता है, देन वी टेक द पॉइजन रेशियो एज 0, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक द पॉइजन रेशियो एज 0। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। नाउ बेटा देखिए, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, जो स्ट्रेस या स्ट्रेन किसी इंजीनियरिंग मेंबर में कॉज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, दैट वी कॉल एज थर्मल स्ट्रेस एंड और दैट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन। बेटा देखिए, हमारे पास कोई ऐसे दीवार थी, लेट्स से these were two walls we were having, और इसके बीच में हमने कोई रॉड फिट कर रखी थी, मतलब ये रॉड को अच्छी तरह इसके साथ यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ये कोई मेटालिक रॉड है बेटे। अब आप देखिए, ये हमने कंक्रीट में फिट कर रखी है, लेट्स सपोज, और ये एंड्स है बेटे। कंक्रीट आप समझते हैं सीमेंट और बजरी का मिक्सचर। अब होता क्या है, इसकी इनिशियल लेंथ सपोज कीजिए L है, इसकी इनिशियल लेंथ सपोज कीजिए L है। नाउ इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है, सपोज इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है, और इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा। अब बेटे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हीट करना शुरू कर देते हैं, इस रॉड को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसकी लेंथ बढ़ेगी एंड इट विल टेंड टू एक्सपैंड, इसकी एक्सपेंशन होगी। लेकिन एंड्स पे क्या है बेटे, एंड्स पे रुकावट है, ये एक्सपैंड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि इसमें कैसा स्ट्रेस पैदा होगा, इसमें फोर्स ऐसे आ जाएगी। फोर्स क्यों आई है, बिकॉज ऑफ इट वांटेड टू एक्सपैंड, नाउ इट इज नॉट एबल टू एक्सपैंड, तो इसमें स्ट्रेस आ गया। वो स्ट्रेस क्या है बेटा, दैट स्ट्रेस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रेस आया है, और इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ दिस compressive stress that is being caused is called as thermal stress. This is called as thermal stress in a member. अब आप देखिए, suppose the change in temperature is delta T. Suppose the change in temperature is delta T. Now delta L is equal to alpha L into delta T. Delta L is equal to alpha L into delta T. Now delta L by L, this is called linear strain. और ये किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर चेंज के कारण। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। सो लीनियर स्ट्रेन, या इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेन, ये जो थर्मल स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टाइम्स डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टाइम्स डेल्टा टी। सो ये लीनियर स्ट्रेन मेंबर में आया, ये थर्मल स्ट्रेन मेंबर में आया। नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सिग्मा थर्मल अपॉन थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस बाय थर्मल स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू y इनटू द थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन कितना बेटे, अल्फा डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूले देख लीजिए बेटा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये किसको डिफाइन कर रहा है, थर्मल स्ट्रेन के बारे में बता रहा है। थर्मल स्ट्रेन क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सॉरी लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा इनटू डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या बता रहा है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। सो ये बेटा thermal stress or thermal strain. Now we will discuss, is there any energy stored, क्या कोई एनर्जी स्टोर होती है, यदि हम एक स्पेसिमन को खींचते हैं तो क्या उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होती है, we will be discussing that now. Now बेटा देखिए,
Now strain energy or work done in deforming a member. So अब देखिए बेटा हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन इन द डिफॉर्मिंग ए मेंबर बाय ए डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वर्क डन होता ही है, क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स वर्क कर रही है, जो भी फोर्स क्या कर रही है बेटा, इस मेंबर को डिफॉर्म कर रही है, उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, मेंबर की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो द डिफॉर्मिंग फोर्स इज डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, और वो वर्क कैसे स्टोर हो रहा है? एज स्ट्रेन एनर्जी इनसाइड द स्पेसिमन। वो किस तरह से स्टोर हो रहा है? एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब सपोज कीजिए हमने ये एक रॉड लिया या कोई इंजीनियरिंग मेंबर लिया, और इसको हमने क्या करा बेटा, इस पर एफ फोर्स लगा दी। इसकी ओरिजिनल लेंथ बेटा कितनी थी? एल। विदाउट डिफॉर्मेशन जो हमें लेंथ थी मेंबर की, दैट वाज एल। सपोज आप इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं बाय ए लेंथ increases delta L. Suppose the length has been increased by amount delta L. Now बेटा देखिए, आप जो फोर्स है, इज इट कांस्टेंट और इज इट चेंजिंग? सपोज आपने देखिए इसकी लॉन्गेशन डेल्टा एल वॉज इनिशियली 0 और फिर फाइनली लॉन्गेशन कितनी हो रही है? डेल्टा एल के बराबर हो रही है। अब सपोज हम क्या करते हैं कि बीच में जब हमने इसको सिर्फ एक्स एक्सटेंशन दिया था, उस समय जो फोर्स का एप्लीकेशन है वो एक्स के साथ डिपेंडेंट है। फोर्स जो है वो बेटे डिपेंडेंट है अपॉन द इलॉन्गेशन। फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द इलॉन्गेशन। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकती। जैसे जैसे इलॉन्गेशन बढ़ा रहे हो, फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। तभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आता है? लीनियर आता है बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर क्यों आता है? बिकॉज जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इलॉन्गेट कर रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जा रही है। तो यहां पे वर्क डन इज नॉट बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता तो क्या करते? सीधा वर्क डन इनटू इलॉन्गेशन डेल्टा एल कर देते। दिस वुड हैव बीन द वर्क डन। लेकिन here the work is done by a variable force. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, you are to increase the force अगर उसको फर्दर एक्सटेंशन देनी है, because force is directly proportional to change in length. आप देखिए बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, इस मेंबर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। सपोज आपने इसको एक्स इलॉन्गेशन पे इंटरमीडिएटली चेक कर रहे हैं कि उस समय क्या फोर्स थी। कहीं आपने 0 से लेकर डेल्टा एल तक उसको खींचना है, लेकिन बीच में कहीं आपने x की इलॉन्गेशन दी हुई है, उस x की इलॉन्गेशन पर फोर्स की क्या वैल्यू है? बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। नाउ y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया x बाई l। कैसे बेटा? दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन इज x बाई l। इसको हमने लिखा बेटा f बाई a ओवर x बाई l। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब इसका मतलब है फोर्स क्या आ गई बेटा? फोर्स इज ए वाई बाई एल इंटू एक्स। आप यहां से देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन। जैसे जैसे इलॉन्गेशन बढ़ती जाएगी, फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अगर अब हमने मान लें कि ये फोर्स छोटे से इंटरवल dx खींचने के लिए कांस्टेंट रहती है, मतलब ये वाली फोर्स अगर आपने इसको फर्दर यहां पे एक्सटेंड करना है बाय ए स्मॉल अमाउंट dx, लेट अस से द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सटेंडिंग दिस, ठीक है जी, इसको खींचने के लिए जो छोटा सा काम करना पड़ेगा dx फर्दर खींचने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू f इंटू dx। बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो ये देखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा? फोर्स कितनी है? ए वाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ए वाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये बेटा स्मॉल वर्क डन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है।
इलांगेशन के साथ लीनियर डिपेंडेंसी है फोर्स की। आप इलांगेशन बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन बढ़ा रहे हैं, द फोर्स इज टेंडिंग टू इंक्रीज, फोर्स बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इलांगेशन बढ़ाते जा रहे हैं। The small amount of work done in expanding it by a small length dx is given by ay by l into x into dx. अब देखिए बेटा, now the total amount of work done in extending this from a length 0 to delta L can be obtained by integrating, So work done is obtained by integrating from x is equal to 0 to x equal to delta L. आप इसको जीरो इलांगेशन से डेल्टा एल इलांगेशन तक खींच रहे हैं, सो देयरफॉर द वर्क डन कैन बी, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्पेसिमन, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड। सो दिस विल बी इक्वल टू dw, इसका इंटीग्रल dw का, तो ये हो जाएगा ay by l x into dx, ay by l into x into dx। अब आप देखिए बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा फर्दर, दिस विल बी इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रख दी और ए वाई बाई एल कॉन्स्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको 0 से लेकर डेल्टा एल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स डाल दी हमने। तो अब आप देखिए बेटा, ये कितना हो जाता है, हाफ ए इंटू वाई बाई एल इंटू इलांगेशन का स्केयर, इंटू इलांगेशन का स्केयर। नाउ बेटे देखिए, एफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले एफ को लिखा था, एफ क्या था, ए वाई बाई एल, एफ क्या था, ए वाई बाई एल इंटू एक्सटेंशन, फोर्स थी ये। तो अब इसको देखिए कैसे लिखूंगा मॉडिफाई करके, हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल को मैंने डेल्टा एल स्क्वायर को लिख दिया डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, सो ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, ये क्या हो गया, हाफ, ये फोर्स होगी बेटे, एवरेज फोर्स, नेट फोर्स है ना बेटे, ये एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ये एक फॉर्मूला हो गया बेटे, क्या, हाफ इंटू एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। देखिए बेटा, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन या हाफ इंटू एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी फार्मूले को फिर दोबारा हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। अब देखिए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बेटे किस तरह। नाउ U is the strain energy or the elastic potential energy that is equal to half into, अब देखिए बेटा, ये एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन था। नाउ व्हाट यू डू इज, ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई, या पहले इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे, ए इंटू वाई, a into y by a into y into delta L by L into delta L। ठीक है बेटे, आप देखिए, डिवाइड बाय L एंड मल्टीप्लाई दिस बाय L, डिवाइड बाय L एंड मल्टीप्लाई दिस बाय L। अब ये क्या हो जाएगा बेटे, अब आपको एक चीज पता है कि y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, तो इसका मतलब है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू टेंसाइल स्ट्रेन। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये मैंने इकट्ठा कर दिया बेटे, ये क्या हो गया,
ये हो गया स्ट्रेस के बराबर इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल। ये आ गई स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है बेटे स्ट्रेस, ये क्या हो गया दिस इज स्ट्रेन, this is what volume of the specimen you have taken. Area of cross section into length is equal to the volume of the section, volume of the rod or volume of the member that you have taken. तो बेटा देखिए the potential energy per unit volume, the potential energy per unit volume or the strain energy per unit volume, that is equal to half into stress into strain. बड़ा important formula, half into stress into strain is potential energy, elastic potential energy per unit volume is equal to half into stress into strain. ये है per unit volume energy. अब देखिए बेटा इसको, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम एक और ढंग से भी लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग एक और ढंग से भी लिख सकते हैं। वो कैसे बेटा, देखिए हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, ये क्या हो जाता है बेटे स्ट्रेस, इसको यहां पे लिखा मैंने, इंटू बोलिए स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, अपसाइलर टी ओनली। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ वाई अपसाइलर टी का स्क्वायर, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा फिर बेटे देखिए इसको एक और ढंग से भी लिखा जा सकता है बेटे, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ। अब आपको ये पता है स्ट्रेस तो होता है सिग्मा टी, स्ट्रेन, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाय वाई, तो हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर या हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बटा वाई, ये क्या हो जाता है बेटे, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर और इट इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा टी स्क्वायर बाय वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, मेक ए नोट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट that we are going to discuss is deformation due to self weight, deformation due to self weight. Deformation now we will study deformation due to self weight. now बेटा देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसे सीलिंग है और इस सीलिंग पर हमने कोई रॉड लटका रखी है, इस रॉड की लेंथ ओरिजिनली जो है वो L है, काफी देर लटके रहने के बाद सपोज इसका मास M था, रॉड का मास कितना है M, और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सपोज Y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स इसका रॉड का Y क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और M क्या है मास ऑफ द रॉड, L इज लेंथ ऑफ द रॉड, और हमने क्या करा बेटा इसको लटका रखा है इस तरह से। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा जब आपने इसको ऐसे लटका रखा है, तो थोड़ी देर बाद यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट इट विल गेट डिफॉर्म्ड, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट। तो अब लेट अस सपोज दैट इट हैज एक्सटेंडेड बाय ए स्मॉल लेंथ delta L, it has increased, its length has been increased by a small length delta L, delta L is elongation, ये elongation बेटा किस मास पे हुई, किस कारण हुई, it is because of the weight। आपको पता है
अगर एक रॉड में लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो मास की और वो कैसी हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मास की, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, यहाँ एग्जैक्टली मिडल में, यानी कि L/2 में। यानी कि जो ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी लेंथ में प्रोड्यूस हुई है, उसके लिए L/2 लेंथ रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसका वेट m इंटू जी कहाँ एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज L/2 लेंथ पे। नाउ बेटा अब हम निकालना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। सो आपको पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ बाई ए इंटू वाई, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ बाई ए इंटू वाई। अब बेटा देखिए एफ कितना है, एम इंटू जी, एफ इज एम इंटू जी इंटू ओरिजिनल लेंथ कौन सी लेंगे, L/2 लेंगे, क्योंकि L/2 मैंने आपको बताया वो लेंथ रिस्पॉन्सिबल है जो भी एक्सटेंशन डेल्टा एल प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए। सो mgl/2ay दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। नाउ ये तो बेटा हुआ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, दैट इज इक्वल टू mgl/2ay, that is equal to mgl/2ay. This is the extension produced. Now supposing if we want to find out what is the energy, elastic potential energy that is getting stored inside this, तो elastic potential energy कितनी स्टोर हो रही है अब हम वो निकालना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने डेल्टा एल तो लिख लिया, डेल्टा एल को मैं यहां पे लिख देता हूं mgl/2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नाउ हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटे, नाउ स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाता है बेटे, यहां ले आए एल को, तो ये हो जाता है mg/2 एरिया इंटू वाई। ये क्या हो गया W, ये क्या हो गया वेट स्क्वायर बटा 4 टाइम्स a स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज व्हाट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored inside the specimen, और क्यों डिफॉर्मेशन इज बीइंग कॉज्ड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्पेसिमन, डिफॉर्मेशन इज कॉज्ड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्पेसिमन। ये हुई बेटा डिफॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू सेल्फ वेट, ये हमने डिस्कस किया। Now next that we are going to discuss is a compound rod. Compound rod. Next we are going to discuss is a compound rod. Now what is a compound rod? बेटे what is a compound rod? Compound rod होती है कई सारी rods का combination, कई सारी different rods का combination को हम लोग compound rod कहते हैं। अब suppose कीजिए हमारे पास बेटे ये एक रॉड है और इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स, और तीनों जो मटेरियल है इसमें जुड़े हुए हैं और उनकी अलग अलग लेंथ है, उनकी अलग अलग लेंथ है, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, ये लेंथ L3। तीनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है एंड दैट इज A। सपोज दैट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Suppose you are applying F force like this. Suppose you are applying F force like this. Let's say Y1 is Young's modulus of elasticity for the first part, Y2 is Young's modulus of elasticity for second part, and Y3 is Young's modulus of elasticity for the third part. Now, ये force तीनों को खींचेगी. This force will be extending all the 3 rods, और हम क्या पता करना चाहते हैं, we want to find out
दैट व्हाट इज द नेट एक्सटेंशन, नेट एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए बेटा फोर्स सारों में एफ एफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फोर्स एफ फोर्स ही सभी को खींचेगी यूनिफॉर्मली। अब आप देखिए जो टोटल एक्सटेंशन इस रॉड में प्रोड्यूस होगी डेल्टा एल, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड 1 प्लस एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड 2 प्लस एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड 3, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 क्या हो जाएगा बेटे, एफ इंटू L1 अपॉन ए इंटू वाई 1 प्लस एफ इंटू L2 whole upon a into y2 plus f into L3 upon a into y3. So this is the total extension that is being produced in a compound rod. ये कैसी रॉड है बेटे, कंपाउंड रॉड उसको कहते हैं जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस हों, अलग अलग मटेरियल्स हों, और उसमें जो कंपोजिट एक्सटेंशन आती है दैट इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ सेकंड प्लस एक्सटेंशन ऑफ थर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू FL1 by AY1 प्लस FL2 by AY2 प्लस FL3 by AY3.